नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका शंखनाद में। उत्तर प्रदेश का संभल इन दिनों हिंदू मुस्लिम वाली राजनीति का केंद्र बन गया है। राजनीति संभल की शाही मस्जिद के सर्वे से शुरू हुई, हिंसा भड़की, तनातनी बढ़ी, पुराना मंदिर मिला, पलायन वाला सवाल उठा, कई इलाकों में बुलडोजर चला और फिर जमीन के नीचे पुरानी बावड़ी मिली। प्रशासन अब लगातार इस बावड़ी की खुदाई कर रहा है। इस बहाने आसपास अतिक्रमण पर भी कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। स्थानीय प्रशासन के अनुसार बावड़ी पर अवैध कब्जा है। डीएम कह रहे हैं अवैध कब्जे को लेकर नोटिस जारी किया जाएगा, उसे खाली कराया जाएगा। स्थानीय लोगों का दावा कुछ और है और इसे लेकर जबरदस्त राजनीतिक शोर भी है। कई सारी चीजें जो हैं वो संभल से निकलती रही हैं और इस वक्त चंदौसी में ये बावड़ी जो है वो प्रशासन के द्वारा देखी गई है। आप देखिए स्ट्रक्चर कैसा है। बावड़ी जो है पहले के जमाने में उसका इस्तेमाल पानी को स्टोर करने के लिए रखा जाता था, सैनिकों के आराम करने के लिए रखा जाता था और मंदिर के दरवाजे जिस तरह से होते हैं उसी तरह का ये स्ट्रक्चर है। मेरे सहयोगी प्रदीप गुप्ता आपको तस्वीरों में दिखाएंगे कि देखिए कैसे जब आप मंदिर में प्रवेश करते हैं तो उसमें किस जैसे स्ट्रक्चर होता है वैसे ही स्ट्रक्चर यहाँ पर बना हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर एक सुरंग भी है। बावड़ी में जब आप नीचे आएंगे तो वहां पर आने के बाद आपको जो है सीढ़ियां मिलेंगी, सीढ़ियों के बाद सुरंग है और ये देखिए तस्वीरें सुरंग के अंदर हम आपको लेके जा रहे हैं और यहाँ पर लगातार जो है वो खुदाई प्रशासन के द्वारा की जा रही है। प्रशासन ये समझने की कोशिश कर रहा है कि ये बावड़ी कितनी गहरी है। सुरंग के अंदर हम लगातार बढ़ते हुए जा रहे हैं। ये दूसरा एंट्रेंस है, एक एंट्रेंस हमने पार कर लिया है और अब ये दूसरा एंट्रेंस सुरंग के अंदर है। प्रशासन बावड़ी पर अतिक्रमण की बात कर रहा है, लेकिन यहाँ जिन लोगों ने जमीन से लेकर मकान बनाए वो कह रहे हैं कि उनके घर खरीदी गई जमीन पर बनाए गए। यहाँ अतिक्रमण का जो आरोप लगाया जा रहा है वो सरासर गलत है। संभल पर जारी राजनीतिक संग्राम के बीच आज एफएसएल की टीम हिंसा प्रभावित इलाके में पहुंची। मौके पर सीन रिक्रिएट किया। एफएसएल की टीम ने मौके पर साक्ष्य जुटाए, हिंसा वाली जगहों की पड़ताल की। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। यूपी एटीएस ने 2 बांग्लादेशी घुसपैठियों को गिरफ्तार किया है। उत्तर प्रदेश अलीगढ़ से दोनों की गिरफ्तारी हुई। ये दोनों पति पत्नी हैं। फर्जीवाड़ा करके दोनों ने भारतीय पासपोर्ट भी बनवा लिया था। कई बार गल्फ देशों की दोनों यात्रा भी कर चुके हैं। अब एटीएस ने बांग्लादेशी पति पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। पुराने मंदिरों को लेकर जो शुरुआत उत्तर प्रदेश के संभल में हुई वो अब और शहरों तक पहुंच गई। उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर में मिले शिव मंदिर का लोगों ने शुद्धिकरण किया। इस बीच जौनपुर में कब्रिस्तान के बीचों बीच एक शिवलिंग मिल गया। एक पक्ष का दावा है कि यह शिवलिंग करीब 150 वर्ष पुराना है, वहीं दूसरा पक्ष कह रहा है कि यह 15-20 साल पुराना है, लेकिन यहाँ कभी पूजा पाठ हुई ही नहीं। ये दोनों शिवलिंग हम आपको दिखा रहे हैं। मुजफ्फरनगर में जो कब्रिस्तान में शिवलिंग मिला उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और उधर मंदिर का शुद्धिकरण करके वहां पर पूजा अर्चना शुरू कर दी गई। उत्तर प्रदेश में पुराने मंदिरों की तलाश चल रही है। पौराणिक कुओं की खुदाई हो रही है। धरोहर पर कब्जे का सवाल उठ रहा है और इस बीच आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत का एक बार फिर से बयान आया जो जबरदस्त चर्चा में। 2 दिन पहले मोहन भागवत ने धर्म के नाम पर राजनीति न करने की बात कही थी। अब मोहन भागवत ने धर्म को सही अर्थों में समझने की नसीहत दी। ते फार जिकिरीचं काम आहे आणि ते समजवायला जावं तर समाज म्हणतो हा चुकीचा आहे, याला हकला, याला मारा, याला ठोका. हे समाजाचं सहन करून समजावं लागतं. धर्म हा समजावा लागतो. तो नीट नाही समजला तर त्या धर्माच्या अर्धवट ज्ञानाने अधर्म होतो. जगामध्ये धर्माच्या नावाखाली जितके अत्याचार झाले आहेत ते या चुकीच्या समजुतीमुळे झाले आहेत. मोहन भागवत का बयान आया तो धर्मगुरु रामभद्राचार्य ने भी टिप्पणी कर दी। उन्होंने मोहन भागवत के बयान से असहमति व्यक्त कर दी और उनके विरोध में बोल गए। अब बीजेपी इस विषय पर टिप्पणी करने से साफ बच रही है, इनकार कर रही है। मोहन भागवत की वक्तव्य से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, बिल्कुल सहमत नहीं हूँ।
और तुमसे भी कह रहा हूँ, मोहन भागवत हमारे अनुशासक नहीं है, हम उनके अनुशासक हैं। देखिए, रामभद्राचार्य जी बहुत महान संत हैं, उनका भी सम्मान, परम आदरणीय स्वतंत्रता देव का भी सम्मान, इस विषय पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। अब संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर जबरदस्त राजनीति हो रही है और उनके बयान पर कोई भी कुछ बोलने से बीजेपी के नेता विशेषकर बच रहे हैं। पहले हम आपको मोहन भागवत जी के बयान पर ये प्रतिक्रियाएं सुनवाते हैं। वो विचारधारा भारतीय जनता पार्टी की अंडरग्राउंड विचारधारा है। भारतीय जनता पार्टी के लिए वो विचारधारा अंडरग्राउंड काम करती है, सुरंग खोद कर काम करती है। अगर वो एक फोन भी कर दे मुख्यमंत्री जी को तो कोई भी सर्वे और कोई भी ऐसा विवाद नहीं होगा। भाजपा नफरत के सौदागर हैं और इन्होंने पूरे देश में बच्चों में नफरत का जहर बो दिया है। अभी कुछ दिन पहले रतलाम में घटना हुई, 10-10, 12-12 साल के बच्चे, 2 मुसलमान के बच्चे, वहाँ एक 14-15 साल का बच्चा आता है, उनको ठोकने लगता है। क्यों? कि वो मुसलमान थे। क्या यही सनातन धर्म हमें सिखाता है? तुम बात करते हो सर्वधर्म समभाव की। खबर दिल्ली की। दिल्ली में जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहा है, दावों की रफ्तार और तेज होती गई है। अरविंद केजरीवाल खुद मोर्चे पर उतर आए हैं, जनता के बीच जा रहे हैं। आज अरविंद केजरीवाल अपनी योजनाओं के बारे में बताने के लिए जनता के बीच गए। जिन मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट में नहीं हैं, उनसे बात की तो बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के विरुद्ध आरोप पत्र जारी कर दिया। केजरीवाल सरकार पर दिल्ली को गर्त में धकेलने का अनुराग ठाकुर ने आरोप लगा दिया। प्रदूषण से लेकर रोहिंग्या को संरक्षण देने तक केजरीवाल पर कई सारे गंभीर सवाल अनुराग ठाकुर ने उठाए। भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार के विरुद्ध आरोप पत्र जारी किया। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के सांसद अनुराग ठाकुर ने आरोप पत्र जारी करते हुए कहा कि यह आरोप पत्र आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार की कहानी कहता है। अनुराग ठाकुर ने आरोप लगाया कि दिल्ली की जनता के साथ अरविंद केजरीवाल ने फर्जी वादे किए हैं। मुफ्त इलाज, मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी के सभी झूठे वादे अनुराग ठाकुर ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने किए, लेकिन इन सेवाओं के लिए जनता को अभी भी स्वयं पैसा देना पड़ रहा है। आरोप पत्र में बीजेपी ने यह भी कहा और उसके बाद अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगाते हुए अनुराग ठाकुर बोले कि दिल्ली के करप्शन मुक्त करने का वादा भी केजरीवाल ने किया था, लेकिन उनके 8 मंत्रियों को जेल हो गई, 15 विधायकों को जेल जाना पड़ा। बीजेपी के आरोप पत्र में यह भी कहा गया कि दिल्ली इस समय कूड़ा, भ्रष्टाचार, प्रदूषण, शराब घोटाले, महंगे पानी, आलीशान सीएम हाउस के मामले में सबसे आगे है, नंबर 1। अनुराग ठाकुर ने अरविंद केजरीवाल पर एक से गंभीर आरोप लगा दिए। एक तरफ बीजेपी आम आदमी पार्टी सरकार के विरुद्ध आरोप पत्र जारी कर रही थी, तो दूसरी तरफ उसी समय अरविंद केजरीवाल अपने प्रचार अभियान को आगे बढ़ाते हुए दिल्ली के किदवई नगर इलाके में महिला सम्मान और संजीवनी योजना के रजिस्ट्रेशन का काम शुरू कर रहे थे। आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल ये अभियान घर घर जाकर कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने खुद एक घर जाकर अपने हाथों से एक महिला का फॉर्म भरा। दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना की घोषणा की, जिसके तहत 18 साल से ऊपर की दिल्ली में रहने वाली सभी महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में यह घोषणा की थी कि अगर उनकी पार्टी विधानसभा चुनाव में सत्ता में लौटती है, वो सरकार बनाते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं, तो यह राशि बढ़ाकर 2100 रुपए हर महीने दिल्ली के 18 साल से ऊपर की हर महिला को अरविंद केजरीवाल की सरकार देगी। किदवई नगर में खुद रजिस्ट्रेशन के लिए पहुंचे अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उन्हें कुछ लोग ऐसे मिले जिनके पास वोटर कार्ड्स तो हैं, लेकिन वोटर लिस्ट से उनके नाम काट दिए गए हैं। अरविंद केजरीवाल ने यह वादा किया कि वो ऐसे लोगों के नाम वापस वोटर लिस्ट में खुद जुड़वाएंगे। अरविंद केजरीवाल संजीवनी के लिए रजिस्ट्रेशन करने खुद पहुंचे, लोगों के बीच गए। लोगों को उन्होंने बताया कि अगर आपका नाम कट गया है तो इस बात का ध्यान रखें, वोट डालने जरूर जाएं। नाम हुआ तभी 2100 रुपए मिलेंगे। सुनिए। चिंता मत करना, अभी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं सबका, वोट डालने जरूर जाना। कई लोगों के इन्होंने ना बदमाशी करके, दूसरी पार्टी वालों ने इन्होंने वोट कटवा दिए कई लोगों के, ताकि वोट डालने ना जा सको आप। कई बार जाते हो वहाँ वोट नहीं मिलता ना, अब चेक करवाएंगे हम,
देखो 2100 रुपए तब मिलेंगे जब वोट लिस्ट में नाम होगा। तो अगर कट गया हो तो अभी तो वो जुड़ेंगे कैसे सर? नाम जुड़ेंगे कैसे? हम जुड़वाएंगे, अभी भरवाएंगे, अभी लैपटॉप के ऊपर ऑनलाइन भरवा देंगे हम। दिल्ली की चुनावी लड़ाई में आरोप प्रत्यारोप, वार पलटवार लगातार जारी है। बीजेपी के अलावा कांग्रेस भी आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल पर जमकर निशाना साध रही है। और अब खबर राहुल गांधी के महाराष्ट्र दौरे की। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी आज महाराष्ट्र के परभणी पहुंचे। उन्होंने दलित युवक सोमनाथ सूर्यवंशी के परिवार वालों से मुलाकात की और उसके बाद मीडिया से बात की। बातचीत में राहुल गांधी ने कहा कि यह 100% हिरासत में हत्या है। दरअसल 10 दिसंबर को परभणी में संविधान के अपमान के बाद दलितों ने एक विरोध प्रदर्शन किया था जो हिंसक हो गया था। इसी दौरान पुलिस ने सोमनाथ समेत करीब 50 लोगों को गिरफ्तार किया था। 3 दिन बाद सोमनाथ के घर वालों को खबर मिली कि सोमनाथ की मौत हो गई है। परिवार वालों ने हिरासत में सोमनाथ की पिटाई का पुलिस पर आरोप लगाया, जबकि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में इससे इनकार किया। हालांकि कुछ पुलिसकर्मी इस मामले में उन्होंने सस्पेंड जरूर किए थे और अब राहुल गांधी इसी परिवार से मिलने पहुंचे। पुलिस ने इनकी हत्या की है। तो इस युवक को इसलिए मारा गया है क्योंकि वो दलित है और वो कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा कर रहा था। आरएसएस की विचारधारा कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करने की विचारधारा है। हम चाहते हैं कि एकदम ये मैटर रिजॉल्व किया जाए और जिन लोगों ने ये किया है उनको सजा मिले। राहुल गांधी या ठिकाणी केवळ राजकीय हेतून आले होते। ही केवळ राजकीय भेट होती। लोकांमध्ये जाती जातींमध्ये विद्वेष तयार करायचा एवढं एकमेव ध्येय त्यांचं आहे। तेच काम गेले अनेक वर्ष आता ते सातत्याने करतायत। त्यामुळे मला असं वाटतं की त्यांनी हे जे काही विद्वेषाचं त्यांचं काम आहे हे त्या ठिकाणी जाऊन पूर्ण केलेलं आहे। महाराष्ट्राचं सरकार संवेदनशील असल्यामुळेच या ठिकाणी या संपूर्ण प्रकरणाची आम्ही न्यायालयीन चौकशी ही घोषित केलेली आहे। हरियाणा सरकार में मंत्री अनिल विज ने अंबाला में एक एसएचओ को सस्पेंड कर दिया। महिला की शिकायत पर एफआईआर दर्ज न करने पर अनिल विज मंत्री ने यह आदेश दिया। इस दौरान मंत्री अनिल विज ने डीजीपी को फोन किया और कहा कि मुझे सस्पेंशन ऑर्डर अभी चाहिए। सुनिए। तूने एफआईआर दर्ज करी नहीं करी? मैं पे सिविल सूट भरता, मैं कैसे सर सिविल सूट कैसे बंद है? तूने एफआईआर दर्ज करी या नहीं करी? मुझे एक चीज बता, नहीं करी ना, सस्पेंड करो इसको। चल बात। शंखनाद में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।